चलें जी क्लास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोग पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पेपर है 0625 IGCSE का और पेपर 2 1 है। स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा पेपर है 0625 IGCSE का और पेपर 2 1 है एंड इट्स टाइम पीरियड इज 45 मिनट्स। और इसके टोटल मार्क्स हैं इस पेपर के 40 मार्क्स हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 40 MCQs पर ये बेस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा हमारे पास क्या चीज आ रही है। विच रो करेक्टली कैटेगराइज इनटू द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटी। किस कौन सी वाली रो बिल्कुल करेक्टली हमें बता रही है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ओके अम्मार, सही। अम्मार ने अपना आंसर रिकॉर्ड करवाया है। तो देखिएगा, मास एंड एनर्जी, वेट एंड एक्सेलरेशन। वेट का भी हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव सॉरी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन है। वेक्टर क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये बात तो पता ही होगी आप लोगों को। तो अब देखिएगा क्लास, द फर्स्ट ऑप्शन इज योर द राइट वन, ए। Why? Because mass and energy, mass है किस डायरेक्शन में वी डोंट नो, एनर्जी है वी डोंट नो, वेट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अगर हैंगिंग है इट्स वेट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, एक्सलेरेशन है। इस एक्सलेरेशन में भी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ए इज द राइट वन। विच नेम इज, मूव ऑन द सेकंड वन, विच नेम इज गिवन टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला नियम हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए दिया जाता है? यस, एक्सीलेंट, इट्स आंसर इज बी, मास। ठीक है, मास इज द राइट वन। मास दिया जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ना। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेनिंग इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। तो हमारे पास ये 2 का आंसर है। अ बॉडी इज मूव फ्रॉम द प्लेस एक्स to place Y, where the gravitational field strength is different. What happened to its mass and its weight due to the move? क्या फर्क पड़ेगा वो अब आपको बस बताना है। जी, मेरे पास कुछ आंसर्स आए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर सी है। वेरी गुड। मास जब वेट, जब वो क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, मास स्टेज द सेम बट वेट इज गोइंग टू बी चेंज। ठीक है ना, जैसे जैसे ग्रेविटी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे जाहिर सी बात है वेट भी चेंज होता चला जाएगा बट द मास स्टेज द सेम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नंबर फोर्थ वन, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.5 kg। मास आपको गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? डेंसिटी अब आपने निकालनी है। सिंपल इज दैट, डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पुट कर दें, निकालिएगा शाबाश। कैलकुलेटर अपने पास रखें। ये केजी में है। अब फाइनल आपके पास देखो जितने भी आंसर्स हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा 2.5 केजी था तो ग्राम में चला जाएगा विच इज 10 पावर 3 ग्राम्स का। जी एज इट इज, के की जगह पे आपने 10 पावर 3 लिख दिया किलो। तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लें, क्या आंसर निकलेगा। ओके, ओके, वेरी गुड। सो योर करेक्ट आंसर इज 4 का। 4 का करेक्ट आंसर है बी। वेरी गुड। यस, इज इट क्लियर नाउ? नाउ मूव ऑन द फिफ्थ वन।
फोर ऑब्जेक्ट्स ईच हैव द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। टू फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। विच ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में, रुका हुआ है। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा? साफ नजर आ रहा है आप लोगों को? साफ नजर आ रहा है, ए। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ए। ए इज द राइट वन। ए। द ऑब्जेक्ट इज स्टिल इज इन द रेस्ट पोजीशन। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मूव ऑन द सिक्स पार्ट। नंबर सिक्स में देखिएगा। A ball of mass m falls vertical and hits a hard surface. Its speed on hitting the surface is v1। जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड क्या है? v1 है। It rebounds vertical upward with the speed v2। जाहिर सी बात है, वो टकराने के बाद रिबाउंड हो रहा है and its speed is v2। What is the change in momentum? आपने सिंपल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम? मास तो देखो उतना ही रहेगा ना, मास रिमेन्स द सेम। एम ए की दिया हुआ है, वी1 और वी2 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था, अगर हम एक कंडीशन पुट करते हैं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटीज ना, m v1 प्लस m v2। एम कॉमन लेके हमारे पास क्या बनेगा? v1 प्लस v2। इनिशियल वेलोसिटी तो है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। आपके पास फॉर्मूला याद होगा मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको यूं समझ लें, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। बट वो क्या कह रहा है? अ बॉल ऑफ मास m फॉल्स वर्टिकल एंड इट हिट्स हार्ड द सरफेस। मतलब m e की दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m कंसीडर कर लो। ये वाली पूरी कंडीशन तो क्या हो गई? जीरो, क्योंकि हमें ये इसकी बात ही नहीं की गई। m1 की जगह पे m v1 एज इट इज, m2 की जगह पे m v2 एज इट इज। अब m और m क्या ले लिए? कॉमन। ब्रैकेट में क्या बच गया? v1 प्लस v2। ठीक है, सो इट्स आंसर इज सी। सिक्स का हो गया सी। इज इट क्लियर नाउ सबको? अब्दुल्ला बिन नौमान, सिक्स का आपने डी कैसे बता दिया बेटा? डी तो नहीं होगा। रिबाउंड हो रही है ना, मोमेंटम में तो एडिशन होती है। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ओके, गुड। नंबर नेक्स्ट, सेवन। A stone is dropped from a tall tower and falls a distance of 50 meters to the ground। कितने डिस्टेंस पे जा रहा है? 50 meters। The stone has a mass of 3 kg। उसका मास कितना है? 3 kg। At which speed does the stone hit the ground? किस स्पीड से स्टोन हिट करेगा ग्राउंड में? वो अब आपको बताना है, स्पीड निकालनी है। शाबाश, स्पीड कैलकुलेट करें। ओके। यस बेटा, कैलकुलेट कर लिया सबने? वेरी गुड अब्दुल्ला बिन नौमान। शफीक की आंसर आया अब्दुल्ला बिन नौमान का। जी अब्दुल्ला बिन नौमान, कैसे कैलकुलेट किया?
2GH इज इक्वल टू वी स्क्वायर। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर में पुट करें, रूट ले लें बोथ साइड, आपके पास आंसर आ जाएगा। डन, ऑल ऑफ यू। नहीं हो रहा तो मैं फिर स्क्रीन पे लिख दूं। देखिए एग्जामिनर ने आपको ये क्या दे दिया, डिस्टेंस लाइक द हाइट दे दी, मास भी दे दिया। जब और ये ड्रॉप कहाँ से कर रहा है, ऊपर से नीचे। जब भी ये कंडीशन आ जाती है तो वहां पर आंखें बंद करके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया करें, mgh। मास कितना था, केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, क्या आंसर आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा। जल्दी से निकालिएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ रही है। प्लीज थोड़ा सा हाथ चलाएं। 1470, ओके। 1470 जूल्स। अब पोटेंशियल एनर्जी, हो एनर्जी तो देखो एनर्जी होती है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1470 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई योर मास इज 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, v स्क्वायर। इसका आंसर लो। फिर यही मैं बात बोल रहा था कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रूट ले लो। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका क्या आंसर आ जाएगा v का, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। योर आंसर इज 31 मीटर्स पर सेकेंड। सो योर आंसर इज बी। इस तरह से आपने डायरेक्ट इसको करना था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट। A coal-fired power station generate electricity. Coal is burned and the energy released is used to boil water. The steam from the water makes the generator move and this produce the electricity. जाहिर सी बात है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। Which row give the name of the energy stored in the coal and the energy stored of the moving generator। ठीक है, एनर्जी कौन कौन सी स्टोर है कोल के अंदर, और एनर्जी स्टोर ऑफ द मूविंग जनरेटर के अंदर कौन सी स्टोर है। शाबाश, 8 का मुझे आंसर बताइएगा। ओके, 8 का, वेरी गुड अब्दुल्ला बिन नमान। नो अमार, इट्स आंसर इज बी। हमेशा याद रखिएगा, इसके अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है और जनरेटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी है और जनरेटर के अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से वहां पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन सुनिएगा, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन दे पोजेस सम एनर्जी एंड द नेम ऑफ दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, थर्मल से रिलेटेड आ गया सवाल। विच टू चेंज ऑफ स्टेट आर टेकिंग प्लेस, यहाँ पे कौन कौन से चेंज ऑफ स्टेट हो रहे हैं। A man put some ice into a glass of water on a warm day। वार्म डे में आइस को रखा है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम he noticed that
the ice disappear and that water droplets appear on the outside of the glass. Drop water droplets आने शुरू हो गए. Which change of state are taking place? कौन सी change of state taking place है? ओके, वेरी गुड. सबसे पहले देखो, आइस उसने क्या कहा, आइस मेल्ट हो रही है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आइस चेंज हो गई वाटर में, तो मेल्टिंग हो गया. मेल्टिंग होने के बाद, ठीक है, वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस भी हो रहा है. ठीक है, पार्टिकल्स किसमें चले गए, वाटर ड्रॉपलेट में जा रहे, उसके बाहर की तरफ से. वो बाहर की वह बात भी कर रहा है. ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर. ठीक है, वो ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ पे जा रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं. तो नंबर बी इज द करेक्ट वन, विच इज कॉल्ड द कंडेंसेशन एंड द मेल्टिंग. ठीक है. नंबर नेक्स्ट. Gas of volume 200 centimeter cube is trapped inside a container by a piston. ठीक है. The piston is pushed to the right and the volume of the gas decrease to 100 centimeter cube. Volume कितना decrease हो रहा है, 100 centimeter cube. The temperature of the gas remains constant. जाहिर सी बात है temperature change नहीं हो रहा. अब आपने क्या करना है, विच रॉ states the effect that this has on the kinetic energy of the gas particle and the force per unit area exerted by the particles colliding with the inside wall of the container. काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स पर यूनिट एरिया. अब आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है, या तो नहीं हो रही है, तो डबल हो रही है, स्टेज द सेम है. ठीक है, वहां पे फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट एरिया है. ठीक है. 10 का, शाबाश, 10 का आंसर मुझे बताइएगा. 10 का राइट वन है सी. काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, स्टेज द सेम, क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव हो रहे हैं ना, और वो सेम चलेंगे. और फोर्स कैसी एक्ट हो जाएगी, फोर्स डबल हो जाएगी. एक पार्टिकल्स की कोलाइडिंग फोर्स है, और एक पिस्टन के मूव होने की वजह से फोर्स एक्ट हो रही है. सोर्स एंड द काइनेटिक एनर्जी is the same, whereas force per unit area is going to be doubled. So its answer is C. यार ये पता नहीं क्यों सिलेक्ट अलग अलग चलो कर लेंगे. ठीक है, ये बात समझ आ गई. सो इट्स आंसर इज सी. इसको रीड आउट कर लें, देख लें, कोई भी कंफ्यूजन है फर्स्ट 10 MCQs में तो पूछिएगा. अब हम लोग मूव करेंगे, चलें साथ साथ ही मूव करते हैं पूरे इसी पे. नहीं तो मेरा दिल था कि अब हम लास्ट के 10 सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नहीं, एक साथ ही हम सारे सॉल्व करेंगे ताकि पूरे लाइन से चलते चले जाएं. ठीक है. नंबर नेक्स्ट, 11th one. Which graph shows the relationship between the pressure and the volume of a fixed mass of gas at the constant temperature? प्रेशर कैसे चल रहा है हमारे पास, कांस्टेंट चल रहा है. ठीक है. अब एग्जामिनर ने बोला है कि ग्राफ के थ्रू अब आप बता दें. Which graph shows the relationship between the pressure and volume of a fixed mass of gas at constant temperature? प्रेशर और वॉल्यूम में ऐसा क्या रिलेशन होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर कैसा चलेगा, कांस्टेंट. जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. जिन्होंने डी बोला है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर. ठीक है, जहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट चल रहा होता है. Number next, during the evaporation of a liquid, the most energetic particle escape, the temperature of the remaining liquid changes. ठीक है, which row identify
where these particles escape from and describe the temperature changes। जी 12 का मुझे आंसर बताइएगा। रिमेनिंग लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा और कैसे चीज मूव आउट हो रही होगी। वेरी गुड, वेरी गुड इब्राहिम, वेरी गुड अब्दुल्ला बिन नोमान। योर आंसर इज सी, सरफेस ऑफ अ लिक्विड। और टेम्परेचर कैसा हो रहा होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट। Wet clothes are put out on a line to allow the water in the clothes to evaporate। जाहिर सी बात है, आपने हैंग किए हुए वेट क्लोथ्स और उसमें से वाटर स्किप आउट हो रहा है। Which type of weather could cause the water to evaporate most quickly? किस टाइप का होना चाहिए मतलब वेदर जिससे ना फौरन स्किप आउट हो जाए। जी वेरी गुड, सिंपल है, डी इसका आंसर है। क्यों डी इसका आंसर है, क्योंकि हॉट वेदर होगा और विंड भी होगी। हॉट वेदर से स्किप आउट फौरन हो रहे होंगे और विंड से क्या हो रहा होगा, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे मूव हेयर एंड देयर, ड्यू टू दिस दे इजीली एंड फास्टली स्किप इट आउट फ्रॉम द सरफेस, सो इट्स आंसर इज डी। ठीक है। ओके, ये वाहिद पेपर था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर 14 के साथ मसला हुआ था और ग्रेस मार्क्स मिले गए थे बच्चों को 20 मई जून 2024 पेपर 2-1 में। तभी यहाँ पर लिख दिया गया, ड्यू टू द इशू विद द क्वेश्चन नंबर 14 द क्वेश्चन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। इसलिए बाद में क्वेश्चन पेपर में रिमूव कर दिया गया था, वो फिर क्वेश्चन दिखाया ही नहीं गया था क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था। बच्चों को 1 मार्क ग्रेस मार्क्स दिया गया था। A solar water heater is designed to absorb the energy from the sun। जाहिर सी बात है, सोलर है, सोलर एनर्जी कहाँ से लेगा, सन से। Which surface texture or color would be best for the solar surface solar water heater। कौन सा वाला सरफेस बेस्ट होगा, कौन सा वाला टेक्सचर बेस्ट होगा। वेरी गुड, हमेशा याद रखिएगा, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, बुकलेट में भी है, कि आपके पास ब्लैक और जो डेल कलर होता है ना, गुड एब्जॉर्बर होता है। ये ज्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो जब गुड एब्जॉर्बर होगा तो बैड एमीटर होगा। इस वजह से 15 का ए इज योर द राइट वन। ठीक है। किसी ने मुझे आंसर बताया है क्या। हाँ, अम्मार ने बताया, अब्दुल्ला बिन नमान और इब्राहिम। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट वेव इज करेक्ट। कौन सी वाली करेक्ट है वेव के हिसाब से स्टेटमेंट। रीड आउट कर लें। हमेशा याद रखना, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, मैटर्स के थ्रू, ठीक है ना, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। मैटर के थ्रू होती है लेकिन मैटर पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, यानी पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी ट्रेवल हो रही होती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज सी, वेव ट्रेवल, वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ठीक है ना, इज इट क्लियर, विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। नंबर नेक्स्ट 16 के बाद 17, ये लाइट एंड लेंसेज से रिलेटेड है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इज ग्रेजुअली इंक्रीज। इंसिडेंट एंगल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं टू द नियरेस्ट डिग्री, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कौन सा बन जाएगा। ये देखो ये सरफेस है, ये आ रहा था लेट्स सपोज 45, मैंने रे बॉक्स को यहाँ पर कर दिया, ये अब आने लग गया 80, मैंने और इधर कर दिया
ये अब आने लग गया 80 से भी ज्यादा, लाइक 100 पे जाना शुरू हो गया। 45, 80, 100 इस तरह से मूव हो रहा है। इस तरफ तो स्ट्रेट चला जाएगा तो 90 चला जाएगा ना। फिर ये बॉक्स को हम लोग मूव करवा रहे हैं। लेट सपोज एक रफली मैंने एंगल्स लिखे हैं इसके। तो अब आप मुझे बताएं इसका मैक्सिमम एंगल क्या कौन सा वाला बन जाएगा हमारे पास। तो ये देखो, ये जैसे जैसे सरफेस के बिल्कुल इस तरह से अगर ये आ जाएगा ना, यहाँ पर अगर ये बॉक्स हम रख दें तो मैक्सिमम एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। तो इस वजह से याद रखिएगा, इट्स मैक्सिमम नियरेस्ट डिग्री एंगल इज 180 डिग्री, सो इट्स आंसर इज डी, 17 का डी। क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जिन्होंने ए आंसर किया उन सबका आंसर गलत है। ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल होता है। ठीक है, ओके मैं समझा देता हूँ। ये देखो, इसको यूं करके समझ लो। ये रे बॉक्स है, यहाँ पर आई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट पॉइंट मिला, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो सरफेस से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, इसको लेफ्ट या राइट किसी में भी आप शिफ्ट करवा दो। मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। पहले 90 था, थोड़ा और शिफ्ट करवा दिया, अब कितना मिल गया, 100। फिर और इधर शिफ्ट करवा दिया, अब मुझे कितना मिल गया, 110। फिर और इधर शिफ्ट करवा दिया, अब मुझे 90 से आपने मेजर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिल गया, 120 डिग्री। जैसे जैसे हम शिफ्ट करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ता चला जा रहा है। आ टाइम केम, मैं जब यहाँ पर जब ले जाऊंगा तो मुझे कितना एंगल मिल जाएगा, सरफेस का और रे ऑफ लाइट का दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों दोनों चीजें कैसे चलना शुरू हो जाएंगी, पैरेलल। वो जब पैरेलल जब चलना जब शुरू हो जाएंगी तो हम क्या चीज बोलेंगे, कितने डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल। ठीक है, सो इट्स आंसर इज डी। क्लियर? मैक्सिमम, क्योंकि नियरेस्ट एंगल उसने पूछा है ना। जैसे जैसे आप बेंडिंग करते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका एंगल जिम होगा, और उसने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कौन सा होगा, तो मैक्सिमम तो 180 डिग्री है। 180 से ज्यादा कोई एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होके एक एंड से दूसरे एंड पे खत्म हो रहा है। अगर आप प्रोटेक्टर को देखें तो एक एंड से दूसरे एंड पे जो एंगल खत्म हो रहा होता है, दिस इज योर द 180 डिग्री एंगल। ठीक है। Which conditions are necessary for light to be totally internally reflected? इंटरनली रिफ्लेक्टेड कौन सी हो रही है वो अब आपको बताना है, किस कंडीशन में। जल्दी से मुझे बताइएगा, 18 का। मतलब कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब इन शॉर्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब फॉर्म होता है। इंसिडेंट लाइट कहाँ पर हो, मोड आंसर में हो। 18 का बी कह रहे हैं। नो, योर 18 इज डी। वेरी गुड। क्योंकि रे ऑफ लाइट जब हमारे पास इंसिडेंट रे ना मोर डेंसर मीडियम में होती है। याद है मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को, इस तरह का सेमी सर्कल ग्लास स्लैब बनाया था, रे ऑफ लाइट यहाँ पे रखा था, और मैंने बोला था रे ऑफ लाइट गई यहाँ पर टकराई, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला एंगल कौन सा बन रहा था, आई थीटा ग्रेटर देन हो रहा था क्रिटिकल एंगल। तो इंसिडेंट रे अपने मीडियम चेंज नहीं कर रही थी, एंड द नेम ऑफ दिस मीडियम इज मोर डेंसर मीडियम। ठीक है नहीं, यहाँ से टकराने के बाद रे ऑफ लाइट वापस अपने ही मीडियम में थी। ठीक है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड द आर थीटा, लाइक द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया ना क्रिटिकल एंगल से। सो दैट्स वाई ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, क्रिटिकल एंगल से। और वो टोटल कहाँ पर ही रहा, इंटरनली रहा, उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया। सो दैट्स वाई आंसर इज डी। क्लियर? यस इब्राहिम, इज इट क्लियर?
हेलो इब्राहिम, आर यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? हेलो। हेलो। ये देखें, अब ये ग्लास लैब है ना, ग्लास लैब हमारे पास मोर डेंसर मीडियम होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट अपने ही मीडियम में है, वो रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं कर रही। ठीक है। मोर डेंसर मीडियम में ही है। सो वी कैन से दैट इट्स इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तभी हमारे पास कुछ इस तरह की रिफ्लेक्शन फॉर्म हो रही होती है। ठीक है। मूव ऑन द 19th। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला चैनल पे मिल जाएगा। द डायग्राम शो अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से पास हो रही है। अब जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लें। वेरी गुड। एन इज इक्वल टू साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। इट इज 1.29, सो दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट। द डायग्राम शो अ रे ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल फाइबर में हमेशा रे ऑफ लाइट जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करती है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बाय द ऑप्टिकल फाइबर? किसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट चल रही है? शाबाश। रे ऑफ लाइट। जी बिल्कुल इब्राहिम, आपने सही लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही है। 20 का करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ 20 इज डी। The glass must slow the light as much as the possible to make the critical angle for the optical fiber as small as possible. ठीक है ना? तो ग्लास क्या करेगा, स्लो कर देगा लाइट as much as possible and it going to make a critical angle for the fiber as small as possible। जितना कम critical angle आ रहा होगा, इतना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होगा। अभी मैंने आपको बात बताई है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इट मींस दैट उतना डेटा ज्यादा ट्रेवल करेगा। इस बात क्योंकि ये देखो, ये दिस इज योर दिस एग्जैक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए इन द फाइबर? एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना स्मॉल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उतना वो स्मॉल होगा। सो दिस इज कॉल्ड योर zigzag form which is your the optical fiber as well। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? क्लियर? Okay, now move on the 21st question. Which region of the electromagnetic spectrum is used for detecting the fake bank note?
कौन सा वाला मटेरियल यूज होता है फेक बैंक नोट को डिटेक्ट करने के लिए? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज? इट्स अल्ट्रावायलेट, हमेशा याद रखना। मे बी आप लोगों को ना पता हो तो इट्स सी, वेरी गुड। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज पास करवाई जाती हैं फेक बैंक नोट को डिटेक्ट करने के लिए। A sound wave travel at a speed this. The distance between the center of a compression and the center of the nearest rarefaction in the sound wave is 2.5 centimeter. What is the frequency of the sound wave? अब आपको इसकी frequency calculate करनी है, शाबाश जल्दी से calculate कर लें। मतलब वेवलेंथ आपको 2.5 दी हुई है, जस्ट उसने बताने की 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर्स में चेंज करेंगे। हम मीटर्स में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि ये देखें स्पीड हमारे पास किसमें, मीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, ताकि ऐसा यूनिट दोनों का सेम रहे। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा यूज कर लें। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जल्दी से निकालें क्या आंसर आ रहा है। मेरे पास यार कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग मुझे जल्दी से सॉल्व करके बता दें क्या आंसर निकाला। जी क्या आंसर निकला आप लोगों का? तो ये आंसर निकलेगा इसका 6600 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर इन हर्ट्ज। v इज इक्वल टू एफ लेमडा पुट करके। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। विच वेव आर यूज इन द मेडिकल स्कैनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज? सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हमारे पास कौन सी वाली वेव यूज होती है इन द मेडिकल फील्ड? जल्दी से मुझे बता दें। हमेशा याद रखिएगा सॉफ्ट टिश्यूज के लिए हमारे पास हमेशा यूज होती है अल्ट्रासाउंड, डी। क्लियर? 24 एंड 25 का आंसर जल्दी से सॉल्व करें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। 24 का आप लोगों ने आंसर नहीं बताया। We describe the suitable material for use in a temporary magnet and in the permanent magnet. Temporary magnet के लिए कौन सा यूज होता है? सॉफ्ट आयरन। और परमानेंट के लिए स्टील। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज बी। A magnetic field is represented in the diagram by the magnetic field line. At which point is the magnetic field strongest? किस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी? वेरी गुड, ए। द राइट आंसर इज ए। मैंने आपको बताया था राइट आंसर ए क्यों है, इस वजह से है जितनी ज्यादा क्लोज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू इट्स द डिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई योर आंसर ए इज द राइट वन। योर रिमेनिंग 15 क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, सॉल्व इट एंड सबमिट इट टू मी बाय टुनाइट। और फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो एक पेपर है वो आप लोगों का होम असाइनमेंट है, वो आपने करना है, ताकि नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग टास्क नंबर 11 पे मूव करेंगे। टुडे दिस इज योर द टास्क नंबर 10। सॉल्व एंड सबमिट इट बिफोर 12। ठीक है ना, 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है व्हाट्सएप में। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।